तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचियों के बारे में और आपके प्रश्न भी मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 6 अनुसूचियाँ पढ़ी, तो आप अंदाज़ लगा दीजिए कि अनुसूचियों जैसा टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया और पूरा 1 घंटा लगा दिया हमने केवल 6 अनुसूचियाँ पढ़ने में। और उसमें भी मैं बता देता हूँ आपको, इसमें भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जिनको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। जैसे आप लोगों ने ही मुझसे प्रश्न पूछा कि सर टीएसपी क्या होता है, तो मैंने कहा भाई ये टीएसपी मतलब ट्राइब सब प्लान, जैसे इसको अगर हिंदी में कहें तो जनजातीय उप क्षेत्र उप योजना, जनजातीय उप योजना सब प्लान का मतलब यही होता है। और ये जो टीएसपी है, मैंने आपको कहा कि ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 5वीं जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है, उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी बहुत सारे मित्र मुझे अलग अलग एरिया के नाम भी लिख रहे थे, मैं मैसेज में देख रहा था। किसी ने कहा डूंगरपुर, किसी ने कहा उदयपुर, किसी ने कहा बांसवाड़ा, किसी ने और भी जिले 12 जैसे भी लिखा है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जोधपुर मैं जहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ वो टीएसपी में नहीं आता है, बीकानेर टीएसपी में नहीं आता है, जयपुर टीएसपी में नहीं आता है, कोटा टीएसपी में नहीं आता है, गंगानगर टीएसपी में नहीं आता है, अलवर टीएसपी में नहीं आता है। तो आप कहेंगे आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएगा या नहीं आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा, जैसे उदयपुर में ये गोगुंदा या सलमपुर वगैरह जो एरिया उधर वाला है ये सब आते हैं, या फिर पाली का भी कुछ एरिया आता है, या फिर सिरोही का भी पिंडवाड़ा वगैरह जो एरिया है वो भी आता है। तो कोई भी एरिया
अनुसूचित क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एरिया अनुसूचित क्षेत्र में आ जाए तो उसका तो अलग ही कानून बन जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि नरेगा के अंतर्गत साल भर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, जबकि हमारे टीएसपी में 200 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। तो बड़े अंतर हैं टीएसपी के संदर्भ में। तो कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया में आता है या नहीं आता है, उसका निर्धारण कौन करते हैं, ये मुझे जरा बताइए आप। मैं आपका यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीके जालोरिया जी ने कहा है कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। कोई भी एरिया टीएसपी में आता है या नहीं आता है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये क्यों पूछा है, उसका कारण है। उसका कारण है क्योंकि राजस्थान में 1981 में राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करके कुछ एरियाज को टीएसपी में घोषित किया था, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा 1981 में, 1981 में। अब मैंने आपसे ये बात इसलिए साझा की है क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले वर्ष 2018 में राष्ट्रपति जी ने एक और अधिसूचना जारी की इसके स्थान पर, और बहुत सारे एरियाज और नए एरियाज को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर दिया है। जैसे मैंने कहा ना, पालिका भी कुछ एरिया आ गया है, जैसे उदयपुर के भी कुछ एरियाज आ गए, पहले नहीं थे। सिरोही का जो पिंडवाड़ा वाला जो एरिया है वो भी शेड्यूल एरियाज में आ गया है। तो राष्ट्रपति जी ने 2018 में नई अधिसूचना जारी करके एरिया को, नए एरियाज को अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सब बातें ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिभा जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। भाटी कह रहे हैं, भाटी पूरा नाम भी क्लियर नहीं है सर। जालोर टीएसपी में आता है क्या? जालोर अभी टीएसपी में नहीं आता है। अरे देखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कोई भी एरिया टीएसपी में कब आता है, जब वहाँ पर शेड्यूल एरिया में कब आता है, जब वहाँ पर आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। जालोर में तुलनात्मक रूप से नहीं हुए, शायद इस वजह से राष्ट्रपति ने अभी जालोर को टीएसपी में शामिल नहीं किया। तो ये सब बातें ध्यान रखना। तो मुकेश जी एकदम सही कह रहे हैं, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ये सब किए जाते हैं। तो मुकेश जी, आपने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते हैं। मुकेश जी एकदम गलत है। कोई भी एरिया टीएसपी में आएगा, कोई भी एरिया अनुसूचित क्षेत्र में आएगा, इस संदर्भ में एससी एसटी आयोग की कोई भूमिका नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ द एनी एरिया इन शेड्यूल एरिया। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने में एससी एसटी आयोग की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करते हैं। राज्यपाल निवेदन करते हैं, राज्यपाल के माध्यम से अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है। देयर इज नो रोल ऑफ द एससी एंड एसटी कमीशन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, सरिता जी ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि इसकी रिपोर्ट गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है। बहुत बढ़िया, यस, गवर्नर की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एकदम सही जवाब दिया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या पूछ रहे हैं सर, इनका कोई फिक्स आंकड़ा भी है क्या? किसका पूछना चाह रहे हैं? कोई एरिया के बारे में? मैंने कहा ना, बहुत सारे एरिया को घोषित कर रखा है और बार बार इसमें अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। राष्ट्रपति नई अधिसूचनाओं के द्वारा नए एरियाज को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, अनुसूचियों के अंतर्गत अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में हमारे यहाँ पर संघ व राज्य जो है, केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकार है, संघ व राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा कर रखा है।
विषयों का बंटवारा। ये विषयों का बंटवारा। आप कई सारे मित्रों ने कहा कि हमको नोट डाउन भी करना होता है, तो थोड़ा सा धीमे, तो मैं धीमे भी हूँ और कुछ बातें अगर महत्वपूर्ण लगी तो उन बातों को बोल बोल कर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। हाँ, तो 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा कर रखा है, जिसके अंतर्गत हमने 3 सूचियां बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, इन सब बातों का उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, पब्लिक हेल्थ, आजकल जो कोरोना चल रहा है, उस कोरोना के अंतर्गत जो पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य, ये कौन सी सूची का विषय है, तो आप देखेंगे ये राज्य सूची का विषय है। तो ये लिखा हुआ कहाँ है, कौन सा विषय किस अनुसूची का, किस सूची का है, ये कहाँ लिखा हुआ है। जैसे रेल, ट्रेन्स या इनकम टैक्स, ये संघ सूची के विषय हैं, कहाँ लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस, राज्य सूची का विषय, कहाँ लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वन है, ये समवर्ती सूची का विषय, कहाँ लिखा हुआ है। एजुकेशन, शिक्षा, समवर्ती सूची का विषय, कहाँ लिखा हुआ है। कौन सी सूची में कौन सा विषय आता है, इस बात का उल्लेख जिस अनुसूची में कर रखा है उसी को हम लोग 7वीं अनुसूची कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कि आप मुझसे प्रश्न पूछने वाले हो कि सर संघ सूची में विषय कौन से हैं, राज्य सूची में कौन से हैं, समवर्ती सूची में विषय कौन से हैं। तो इस पर हम लोग केंद्र राज्य संबंध जब टॉपिक पढ़ेंगे तो कितने विषय थे, कितने विषय अब है, कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी सूची से कौन सा विषय निकाला गया, ये हम केंद्र राज्य संबंध जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप तो केवल इतना ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए जो 3 सूचियां बनाई गई है, उन तीनों सूचियों में कौन सा विषय किस सूची में, इस बात का उल्लेख 7वीं अनुसूची में। क्या मेरी बात को आप लोग समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी कह रहे हैं कि संघ व राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा, एकदम सही है। मुस्कान कह रही है कि स्टेट में 61 विषय है, सेंटर में 100 विषय है। मिक्स समवर्ती सूची को मिक्स नहीं कहते हैं, समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। काफ़ी ठीक लिखा आपने मुस्कान कि 52 विषय वहाँ पर है। मिक्स मत कहिएगा, उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहिएगा, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस तरह से एकदम सटीक आंसर देते हैं, मतलब इससे अंदाज लगा दीजिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बहुत अच्छी बात है ये। बस आपके सामने बस नए नए प्रश्न रखने के लिए और कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसी को दूर करने के लिए हम लोग बीच में आए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। विजय कह रहे हैं दिल्ली पुलिस संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का। देखिए, पुलिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये फाइनल है, लेकिन दिल्ली एक राज्य है ही नहीं। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक संघशासित प्रदेश है जहां विधानसभा भी है। दिल्ली में पुलिस को संघ के अंडर में रखा गया है। पुलिस तो राज्य सूची का ही विषय है, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दे रखी है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और वैसे कौन सा विषय कौन सी सूची में, उस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आपको ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति होती है, अर्थात विभाजन कहे जाते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अब हम लोग बात करेंगे 8th शेड्यूल की, यानी 8वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, यहां से बहुत ज्यादा अच्छे वाले प्रश्न बन सकते हैं, और मैंने आप लोगों से कहा भी है, क्या कहा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और नए सिरे से पढ़ रहे हैं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे सर नया सिरा तो हमको कुछ मिला ही नहीं, ये तो सब पहले से हमको जानकारियां हैं। तो दोस्तों, नए सिरे से पढ़ने का मतलब कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। नए सिरे से पढ़ने का मतलब है बहुत सारी बातें जो नए तरीके से रखी जा सकती है। जैसे 8वीं अनुसूची पर हम लोग बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अब दोस्तों,
आप मुझसे फिर वही प्रश्न, भाषाओं का उल्लेख का क्या मतलब है। देखिए, संविधान सभा की अगर बहस को आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की ये जो बैठक हुई है, मुझे लगता है कि उन बैठकों में जिन विषयों पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है, ऐसे 4 से 5 विषय हैं। कौन कौन से विषय? एक तो अनुच्छेद 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। एक दूसरा, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां रखी गई, राज्यों के पास कम शक्तियां, इस विषय पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। एक, भविष्य में हमारा जब संविधान लागू होता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, उस विषय पर बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ। एक, मताधिकार किसको दिया जाना चाहिए, वयस्कता के आधार पर दिया जाना चाहिए या वोट देने का कोई और आधार होना चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो ये उन विषय में से हैं, भाषा भी, जिन पर संविधान सभा में बहुत ज़्यादा बहस हुई। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख कर रखा है, जिनको आप राजभाषा कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में दे रखी है, किसी भी भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उस भाषा में सरकारी कामकाज हो सकता है। इसका मतलब ये है। क्लियर है यहां तक? एक बात। विरपल कौर कह रहे अपशिष्ट सूची कौन से अनुसूची में उल्लेख? अरे भाई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अवशिष्ट विषय किसी अनुसूची में उल्लेखित होते नहीं है। आप इधर आइए, इसको देखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा, और भाषा का मतलब है सरकारी कामकाज किन भाषा में किया जाएगा। 8वीं अनुसूची में यदि किसी भाषा को शामिल किया जाता है तो इसका मतलब है सरकारी कामकाज उस भाषा में हो। दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बहुत बहुत अच्छा वाला प्रश्न है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थी और आज के दिन 22 भाषाएं हैं। साधारणतया प्रश्न यही बनता है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? आंसर हो जाएगा 22। थोड़ा ठीक प्रकार का प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी, तो जवाब हो जाएगा 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा प्रश्न, क्या प्रश्न? 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक, 8वीं अनुसूची में ये जो 22 भाषाएं दे रखी है, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है? ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। आप एक दिन बहुत दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और 22 की 22 भाषाएं आप याद कर लेंगे, लेकिन पेपर सेटर इससे भी आगे जा सकता है और इससे आगे जाकर क्या कह देगा, मूल संविधान में इनमें से कौन सी भाषा थी और कौन सी भाषा नहीं थी। तो दोस्तों आपको बहुत ढंग से ये पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्मार्ट स्टडी है, उस स्मार्ट स्टडी में वो विद्यार्थी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे जिनको 22 की 22 भाषाएं पता है। कैसे याद करना, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों याद रखना, 14 तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 15वीं जो भाषा है वो सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। और आप लोग लिखते भी रहिएगा थोड़ा थोड़ा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को शामिल कर दिया। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्या आपको याद रहेगा? ये याद रखना थोड़ा सा। फिर जरा देखिएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ में 3 नई भाषाओं को जोड़ा। 16, 17 और 18 एक साथ में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? नेपाली जोड़ी उसी संशोधन के द्वारा, मणिपुरी जोड़ी गई उसी संशोधन के द्वारा, और कोंकणी, कोंकण प्रदेश में बोली जाती है, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं एक साथ में जोड़ी गई। तो दोस्तों 15वीं तो थी सिंधी,
16, 17, 18 के रूप में ये 3 भाषाएं एक साथ में आ गई, तो 15 और 3 18 हो गई। ये जो तीनों भाषाएं हैं दोस्तों, ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें कौन से, 71st, ध्यान रखना, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? यस, सुलोचना जी जवाब भी दे दिया, वेरी नाइस। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। तो दोस्तों कितनी होगी, 15 और 3 18। ये सब बातें आपको ध्यान रखना। 18 भाषा जब हो गई, उसके बाद में इस बात को महसूस किया गया, कुछ अलग अलग एरिया से और मांगे आई कि नहीं नहीं उनकी भाषा को भी शामिल कीजिए। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा, आपने ये नोट डाउन कर लिया, जिनको नोट डाउन करना था कर लिया, तो आगे बढ़ूं मैं, नेपाली, मणिपुरी और खंडनी। फिर दोस्तों वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, 92वां संविधान संशोधन, 92, 92, और ये अमेंडमेंट 2004 में किया गया और 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। एक जोड़ी गई बोडो, एक जोड़ी गई डोगरी, एक जोड़ी गई मैथिली और एक जोड़ी गई संताली। तो 14 तो मूल संविधान में थी, उसमें एक जोड़ दी 15वीं, तो हो गई सिंधी। 15 में जोड़ दिया 3, तो हो गई 18, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 18 में जोड़ दी 4, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो 18 और 4 कितनी होगी दोस्तों, 22 हो गई। वसु राठौड़ कह रही है बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी, एकदम सही है। नीलम जी 2004 ही कहिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ लेकिन लागू 2004 में हुआ, इसलिए 2004 ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। प्रतिभा जी भी जवाब दे रही है, अभिषेक भी जवाब दे रहे, क्या बात है। अभिषेक आपने 2003 लिखा, अमेंडमेंट का नाम 2003 है, लागू 2004 में हुआ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समिता जी 2003 में हुआ, लागू 2004 में हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब टोटल कुल मिला के कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं होगी। अब इसमें और क्या प्रश्न हो सकता है। शीला जी कह रहे हैं कि हमने तो 2003 पढ़ा, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आपने 2003 पढ़ा, मैं आपसे सहमत हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। जब इन्होंने कहा है कि मैंने तो 2003 नहीं पढ़ा है, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, इससे मैं हट जाता हूं, हालांकि इस विषय पर अभी और बात बाकी है। मुझे बताओ 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, आप तो मुझे बताइए 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, जल्दी से बताइए सटीक। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। मेवाराम जी बोडो तो नागालैंड वाला एरिया में बोली जाती है। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, इसका आंसर जवाब दीजिएगा। प्रतिभा जी प्रश्न आए तो 2004 ही कीजिए, चिंता मत करिए, पर इस प्रश्न को देखिए आप, 42वां संविधान संशोधन का आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं देता हूं और इसका आंसर है 1977। हुई ना बात, चेतना जी 1976, सब ने जवाब दिया, अंकिता जी, अनीता जी, धर्मेंद्र जी, प्रकाश जी, संतोष जी, सुमन, शीतल, शंभूलाल जी, सब कह रहे हैं 1976, लेकिन दोस्तों आंसर है 1977। यस, हम लोग यही लिखवाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, लेकिन दोस्तों लागू तो 1977 में हुआ, डेट थी 3 जनवरी। कृष्णा जी, सीमा जी जरा देख लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, 1977 आंसर है 42वां संविधान संशोधन का। और इवन मैं आपको एक बात और बताऊं क्या, ये प्रश्न पूछा जा चुका है,
रिक्रूटमेंट एजेंसी ने यह प्रश्न पूछ लिया है कि 42वां संशोधन कब हुआ, आंसर 1976 माना है। लेकिन मैंने आपसे पहले दिन भी कहा दोस्तों, शायद हो सकता है बहुत सारे मित्र पहले नहीं जुड़े हुए होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछा और उसका आंसर कोई मान लिया है कि फला उसका आंसर है, इसका कतई ये तात्पर्य नहीं है कि वो आंसर हमेशा है। वो उपलब्ध विकल्पों में से आंसर है। 42वां संविधान संशोधन लागू 1977 में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को? ये चंद्रकांता जी ने 77 जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, विनोद कुमार जी कह रहे क्यों ऐसा कैसे हो गया? 76 में लागू हुआ, 3 जनवरी 1977 में लागू हुआ था, इस वजह से इसका आंसर 77 है। 76 में तो हुआ था और लागू कब हुआ? 77 में। यस, मुकेश जी कह रहे हैं अधिनियम 1976 में लागू लाया गया, जबकि लागू 1977 में हुआ। तो देखो दोस्तों, आज तक हम लोगों ने कितना पढ़ा होगा 42वां संविधान संशोधन, जबकि आंसर तो 76 नहीं और 77 हुआ। हाँ सीमा जी तो अब बोले हैं कि ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे। यस, आपको इसी तरह से बात ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, हम बात 8वीं अनुसूची की कर रहे थे। आप मुझे बताओ, मैंने कहा ना नए सिरे से पढ़ रहे हैं हम लोग संविधान को, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, हमारी राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। एकदम बात सही है ना, राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न तो ये है ही नहीं। मेरा प्रश्न है, संविधान सभा में किन लोगों ने ये डिमांड की थी कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? आंसर अगर आए तो 1976 नहीं लिखना, 1977 लिखना है, ये ध्यान रखना। मेरा प्रश्न देखिए जरा, संविधान सभा में किन लोगों ने ये मांग की थी, ये डिमांड की थी कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए? तो एक तो राजस्थानी भाषा नहीं है, वो ठीक है, पर मेरा प्रश्न अगला क्या है, किन लोगों ने डिमांड की थी कि राजस्थानी भाषा को संविधान सभा में, किन लोगों ने ये मांग रखी थी कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? तो ये जरूर नोट कीजिएगा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बहुत नया फैक्ट, जब आपको कहा गया कि नए सिरे से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, लिख दीजिएगा। और क्या लिखना है जरा लिखिएगा, 23 नवंबर 1949 को बलवंत सिंह मेहता, 23 नवंबर 1949 को बलवंत सिंह मेहता तथा 24 नवंबर 1949 को 24 नवंबर 1949 को माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा माणिक्यलाल वर्मा 23 नवंबर 1949 को बलवंत सिंह मेहता और 24 नवंबर 1949 को माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है, वो संविधान के अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं संविधान सभा के, उन्होंने कहा हमें बहुत दुख है कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया। बलवंत सिंह मेहता ने भी ये बात कही 23 तारीख को कि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए, हालांकि इन्होंने संशोधन नहीं रखा था, केवल बात रखी थी। और माणिक्यलाल वर्मा ने भी कहा 24 नवंबर 1949 को कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आंसर होगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। आप लोग 77 और 76 में उलझ गए ना, तो 76 और 77 में मत उलीजिएगा। 76 में अमेंडमेंट हुआ, 77 में लागू हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। हाँ, अब अनिल जी कह रहे हैं कि अब 1977 याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। जब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी को नए सिरे से पढ़ने की, तो राजस्थानी भाषा की मांग किसने की थी, इन दो लोगों के नाम रखना याद, एक बलवंत सिंह मेहता,
एक माणिक्यलाल वर्मा। इन दोनों ने राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी थी। तो आपको याद रहेगा दोस्तों। चलिए, नरपत कह रहे हैं भोंटी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में, अरे अभी उस पर बात कर रहे हैं, तो ये याद रह जाएगा, दोनों नोट डाउन कर लिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 22 की 22 भाषा आपको याद होनी चाहिए। और 22 भाषा अगर आपको याद होगी, जिस दिन प्रश्न पूछा गया फिर आप लोग ही कर पाएंगे, दूसरे नहीं कर पाएंगे। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो इसको मैं हटा दूं। अब आपने दोनों पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, इसलिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। सीमा जी कह रहे हैं क्यों शामिल नहीं किया गया। शामिल क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब तो अभी से भी दिया जा सकता है कि 70 वर्षों के बाद में भी राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो शामिल करने वाले जो लोग हैं पार्लियामेंट्रियन, वो कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा का जो एक सहमति जो सारे साहित्यकारों के बीच में जो होनी चाहिए वो नहीं है। मारवाड़ वाले मारवाड़ का पक्ष लेते हैं, ढूंढाड़ वाले ढूंढाड़ का पक्ष लेते हैं, मेवाड़ वाले मेवाड़ी का पक्ष लेते हैं। इस वजह से एक व्याकरण विकसित नहीं हो पा रहा है, ऐसा वे लोग कह रहे हैं, यही कारण है। तो अब हम लोग 22 भाषाओं की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आसामी, बोडो, बंगला, डोगरी, गुजराती, गुजराती के बाद में हिंदी, फिर देखिए कन्नड़, कोंकणी, फिर देखिए कश्मीरी, फिर देखिए मराठी, मैथिली, फिर देखिए मलयालम, मराठी, मैथिली, मलयालम, फिर देखिए नेपाली, फिर देखिए उड़िया, आजकल नाम चेंज होके हो गया ओडिया, फिर देखिए पंजाबी, फिर देखिए सिंधी, फिर देखिए संथाली, फिर देखिए संस्कृत, एक मलयालम, एक मणिपुरी भाषा भूल गया था मैं, सॉरी, ये मणिपुरी भी लिख दीजिएगा। 13 नंबर इसको कर दीजिए, 13 मणिपुरी, इसको 14 कर दीजिए, इसको 15 कर दीजिए, इसको 16 कर दीजिए, इसको 17 कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए, इसको 19 कर दीजिए। संस्कृत लिख दिया, उर्दू भी है, फिर देखिए तमिल, फिर देखिए तेलुगु, और फिर देखिए उर्दू। ये दोस्तों आपके सामने टोटल 22 भाषाएं। आप ऐसे आसामी, असमिया एक ही बात है कि याद रखने का तरीका है। आसामी लिखिए, असमिया लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्या बात है, कुछ लोगों ने तो लिख भी डाली है, आसामी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाब, मराठी, बंगाली, वाह वाह क्या बात है। तो ये सब दोस्तों आपको बातें याद रखनी है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग जानते हैं बोडो बाद में जोड़ी गई, डोगरी बाद में जोड़ी गई, आप लोग ये भी जानते हैं कोंकणी बाद में जोड़ी गई, मैथिली बाद में जोड़ी गई,
मणिपुरी बाद में जोड़ी गई, नेपाली बाद में जोड़ी गई, सिंधी बाद में जोड़ी गई, संथाली बाद में जोड़ी गई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 15वीं सिंधी, फिर 3 एक साथ में जुड़ी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 और 1 4, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 और 4 8। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं कौन सी थी, ये सब भी आपके सामने नाम पड़े। जो मैंने गोले बनाए हैं वो बाद में जोड़ी गई। तो इस तरह से आप अगर दोस्तों याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हरीश जी। यस, इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दे रखी है उसमें इंग्लिश नहीं है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज रिमेंबर इट दैट इंग्लिश इज नॉट देयर इन द शेड्यूल 8th। 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश के संदर्भ में तो ये प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। बाकी इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं कर रखा है। इवन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के प्रयोग को कम से कम किया जाएगा। भाषा संबंधी जब प्रावधान करेंगे 343 से लगाकर 350A तक, तब ये सारी बातें करेंगे। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तमिल और तेलुगु दोनों एक ही राज्य की है क्या? अलग अलग है ना, मैंने बताया जैसे कि नहीं। जितेंद्र जी कह रहे ट्रिक। जितेंद्र जी देखिए, आप अगर याद कीजिए, अगर कोशिश करेंगे तो मैंने ये सब कहां से लिखा है, अल्फाबेट के हिसाब से लिखा। ए आसाम, बी बोडो, फिर बी पर बंगला, फिर डी पर डी डोगरी, फिर जी आया। मैं लिख देता हूं, ए, ये बी, ये बी, ये डी, ये जी, ये एच। इस तरह से याद कीजिए, सारी बात याद हो जाएगी। ये के पर, ये के पर, ये भी के पर, एल पर कोई नहीं है, ये एम पर, मैथिली एम पर, मलयालम एम पर, मणिपुरी एम पर, इस तरह से। फिर एन पर एक ही है, फिर ओ पर उड़िया है, फिर पी पर एक ही है, फिर एस पर सिंधी, एस पर संथाली, एस पर संस्कृत, फिर टी पर 2 और यू पर उर्दू। ये इस तरह से अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से याद करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें याद रह जाएगी। दोस्तों, नए तरीके से पढ़ने का मतलब यही है, आपको ये 22 भाषाएं याद रखनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। धर्मेंद्र जी प्रश्न पूछ रहे तो फिर अंग्रेजी में काम क्यों होता है? मैंने कहा ना धर्मेंद्र जी, संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 को पढ़िएगा, आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि संविधान के लागू होने के पहले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम में लिया जाएगा। ठीक, तो आपका अगला प्रश्न ये होगा कि सर 15 वर्ष तो 1965 में खत्म हो गए, फिर क्या हुआ? तो आगे दोस्तों लिखा हुआ है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि 15 वर्ष के बाद में क्या होगा, इसका निर्धारण संसद करेगी। हमारी संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया 1963 में, जो कि 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम 1965 ये कहता है कि अंग्रेजी ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में होगी, इसलिए अंग्रेजी भाषा में कामकाज किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। इंग्लिश मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा है, हाँ हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा होना और ऑफिशियल लैंग्वेज होने में बड़ा अंतर है। प्रथम भाषा क्या होती है? प्रथम भाषा तो संविधान में तो प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का कहीं उल्लेख नहीं कर रखा है, ऐसा प्रश्न पूछा है नरपत जी ने। रीना जी कह रही है कि मेरे कमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे सबके कमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रश्न कोई प्रासंगिक होता है मुझे लगता है कि उसका जवाब देना ठीक रहेगा। तो अब इंग्लिश को हटा क्यों नहीं देते हैं? मोदी जी से बात करेंगे कि वो इंग्लिश को हटा दें। हटाना बहुत आसान है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो कि 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ, अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हट जाएगी। नवल जी कह रहे हैं कि सर राजस्थानी भाषा शामिल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, राजस्थानी, बॉन्टी भाषा और भोजपुरी भाषा, बॉन्टी कश्मीर में बोली जाती है, वैसे भोजपुरी बिहार और दिल्ली के आसपास बोली जाती है, और राजस्थानी अपनी। इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको शामिल नहीं किया गया। सर जी बताइए हिंदी कौन से नंबर की भाषा? देखिए
नंबर क्या होता है? नंबर कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपने को अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सब आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ये 8 अनुसूची। दोस्तों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही अनुसूचियां थी। फिर हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी, अभी कारण बताऊंगा। क्या विषय क्या है 9वीं अनुसूची में, क्या लिखा हुआ है, तो जरा देखिएगा। उन विषयों का अथवा उन कानूनों का उल्लेख है, उन कानूनों का या उन विषयों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, हाँ, अब आ जाइए इस टॉपिक पर। 9वीं अनुसूची विषय क्या है मैंने आपके सामने रख दिया है। उन विषयों, उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को एकदम आप ढंग से पढ़ें, ढंग से याद रखें, क्योंकि भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण इनोवेशन है ये 9वीं अनुसूची। बहुत नई नई बातें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस संदर्भ में पूछे जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और वो कहानी क्या है? हेतु जी पूछ रहे हैं अनुच्छेद 42 में क्या दिया है सर जी? हेतु जी, मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही क्या जैसा एक सामान्य इंसान हूँ, मुझे क्या पता अनुच्छेद 42 में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, टोटल काउंट कर दो 475 काउंट होता है। मुझे बताइए अभी इस विषय का अनुच्छेद 42 के साथ क्या संबंध है? तो आपका जो प्रश्न है वो टॉपिक से रिलेटेड होगा तो बड़ा आनंद आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखें इसको। सरिता जी ने पूछा कि 42वां संशोधन हुआ और लागू हुआ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं क्या? देखिए, लागू होने पर क्वेश्चन बनते हैं, कब हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लागू कब हुआ ये प्रश्न जरूर बनता है। लोकेश जी ने प्रश्न पूछ लिया 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, उसी विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि न्यायपालिका को इस बात का पावर है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका को जब लगता है कि व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। अब आपका प्रश्न होगा कि अभी आपने ये बात क्यों कही है, ये बात मैंने क्यों कही है, जरा सुनिएगा। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोगों ने लिख दी होगी, ये बात आपने लिख दी होगी, मैं इसको हटा देता हूं। आपको मालूम है कि जो भूमि है वो राज्य सूची का विषय है। जरा सुनिएगा जरा, भूमि जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और कृषि जो है, एग्रीकल्चर, वो भी राज्य सूची का विषय है। अब आप मुझसे कहेंगे अब ये क्यों बता रहे हो? मैं क्यों बता रहा हूं? जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो आज भी जो अर्थव्यवस्था है उसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमारे यहाँ पर आज भी कितने लाखों ने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी कृषि कार्य में इन्वॉल्व है। आज हम लोग डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, जबकि मैं जिन वर्षों की, जिन अवधि की बात कर रहा हूं वो है 1950। देश के संविधान को लागू होते समय अधिकांश लोगों की स्थिति ये थी कि उनके पास भूमि नहीं थी, जमीन नहीं थी, वो किसी और के वहां पर खेती का काम करते थे। हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो मेरे मित्र लोग हैं वो मेरी बात को जानते होंगे। ऐसे लोगों को हम लोग काश्तकार कहते हैं, काश्तकार।
जिसे मारवाड़ी में यहां पर कहा जाता है कृषा। कृषा मतलब जो खेत का मालिक तो नहीं है लेकिन खेती का काम करता है। जमीन का मालिक कोई और है, काम कोई और कर रहा है। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है दोस्तों। संविधान के लागू होते समय देश में अधिकांश लोग काश्तकार थे, कृषा थे। जमीन का कोई और मालिक, वो केवल खेती का काम करते थे। ये तो एक तरह से शोषण है, ये एक तरह से सामाजिक और आर्थिक अन्याय है। तब हमारी जो अलग अलग राज्यों की जो सरकारें थी, अभी तक देश में चुनाव होना बाकी था लेकिन राज्य सरकारें काम कर रही थी। जैसे पंडित नेहरू काम कर रहे थे अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें बिना चुनाव के भी अंतरिम सरकारों के रूप में काम कर रही थी। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो राज्य सरकारें काम कर रही थी, राज्य सरकारों के जो मुखिया थे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में, और राज्य सरकारों के जो मंत्री थे, वो कौन लोग थे? जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा सरकार हमारी आ गई, देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया और हमारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम है? आजादी के बाद में भी, संविधान के बाद में भी, तो क्या करो? चूंकि राज्य सूची का विषय है भूमि, चूंकि कृषि भी राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्य सरकारों ने अपनी अपनी विधानसभा में, जब तक देश में चुनाव होने बाकी थे, देश में आप लोग जानते हैं आम चुनाव तो 1952 में हुए, तो राज्य सरकारों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में भूमि सुधार कानून बनाए। और भूमि सुधार कानून क्या थे? भूमि सुधार कानून का मतलब है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है और जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे सरकार जमीन ले लेगी। और ये जो जमीन सरकार ले लेगी, सरकार उन लोगों को जमीन देगी जो भूमिहीन है। जो ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उन लोगों को भूमि दे दी जाएगी। तो सब सरकारों ने, हमारे राजस्थान सरकार ने भी कानून बनाया। जो लोग मेरे जो ग्रामीण भाई जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी, बिहार, झारखंड के हैं, वो घर पे पूछिएगा, वो अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो मेरी बात को समझेंगे। वो उनको मालूम पड़ेगा कि उनसे जब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, मैं मेरे खेत में जा रहा हूँ। कौन से खेत में? अलॉटमेंट में जा रहा हूँ। कभी आपने सोचा ये अलॉटमेंट क्या है? जिस खेत को आप अलॉटमेंट कह रहे हैं, अलॉटमेंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आवंटन। सरकार ने ऐसे लोगों को भूमि आवंटित की है। भूमि के मालिक वो नहीं थे। सरकार ने कुछ लोग जिनके पास भूमि ज्यादा थी उनसे भूमि लेकर ऐसे भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित कर दी, जिसे हम लोग अपने अलॉटमेंट वाले खेत कहते हैं। ये जो अलॉटमेंट वाले खेत हैं, इसको देने के लिए सरकारों ने क्या बनाए? भूमि सुधार कानून बनाए। बिहार ने बनाए, यूपी ने बनाए, राजस्थान ने बनाए, बंगाल ने बनाए, केरल ने बनाए। इन सब राज्य सरकारों ने भूमि सुधार कानून बनाए और लागू कर दिए। अधिक भूमि जिसके पास थी छीन ली, बाकी जो भूमि थी वो लोगों को बांटनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने, बिहार के एक कामेश्वर प्रसाद सिंह थे जो कि खुद एक जमींदार थे, संविधान सभा के मेंबर भी रह चुके थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत बात है, हमारे जमीन सरकार छीन क्यों रही है? ये जो भूमि सुधार कानून है, ये सुधार कानून जो बनाए हैं, ये कानून ही गलत है। क्योंकि दोस्तों ये वो समय था जब लोगों को संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था। अब तो खैर आप लोग जानते हैं इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तुरंत लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके कहा कि सरकार हमारी भूमि छीन रही है, इस प्रकार के कानून बनाकर। कोर्ट, आपकी ड्यूटी बनती है संविधान की रक्षा करें। पता है क्या हुआ? पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार 1951 के मामले में बिहार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया। कह दिया कि आप इस तरह से लोगों की भूमि छीन नहीं सकते हैं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो भूमि सुधार कानून बनाया गया वो एकदम बहुत
तो 10 मिनट रहे हैं वैसे, ठीक है। बताइए मुझे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे आपके मैसेज आने चाहिए। रीना जी कह रही है आवाज़ नहीं आ रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, कमला जी कह रही है आवाज़ नहीं आ रही है, दिलीप बाबू कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। जल्दी से बताइए अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ अब ढंग से आ रही होगी मेरे हिसाब से। तेज सिंह जी कह रहे हैं समस्या का समाधान करें। तेज सिंह जी आपकी बात पर ओके। तो धन्नाराम जी ने हाँ कह दिया है कि आवाज़ आ गई है, सबके मैसेज आ गया, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, भूमि सुधार कानून जो राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए, उन भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बचाना था। इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। मई में बिल लाया गया, जून 1951 में यह संशोधन हो गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में, ये सब याद रखना है, 1951 के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया और निर्णय देते हुए कहा कि बिहार की सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाए हैं वो एकदम गलत है। इस वजह से प्रथम संविधान संशोधन करना बहुत जरूरी हो गया था। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना बहुत जरूरी हो गया था। इस वजह से भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, इसको चुनौती दी गई। 9वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई उसे चुनौती दी गई। कौन से मामले में? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। चुनौती किस लिए दी गई? चुनौती किस लिए दी गई, जरा सुनिएगा। अनिल कह रहे हैं संशोधन के वक्त सरकार सत्ता में नहीं थी तो बहुमत के साथ कैसे हुआ? अनिल जी, शायद आप भूल रहे हैं कि पंडित नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और आपको याद होगा हम लोगों ने परसों ही पढ़ा कि जब तक नए संविधान के तहत नई संसद गठित नहीं हो जाती तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 13 मई 1952 को जब हमारी नई संसद गठित हुई तब तक वो संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी उसमें तो पंडित नेहरू जी को बहुमत था ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए अनिल जी थोड़ा सा अपडेट हुई है अपने साथ। और ओके, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या बोला? इलाहाबाद कोर्ट ने बोला जो मैंने बताया ना कि भूमि सुधार कानून एकदम सही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए भूमि सुधार कानूनों में कोई दिक्कत नहीं है। सोनल कह रही है सर लिखवा दीजिए प्लीज। क्या लिखवाना है? मैंने कहा भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया। मई 1951 में पंडित नेहरू की सरकार ने ये बिल लाया, जून 1951 में ये बिल पारित हो गया, ऐसा मैंने कहा। सबके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लवली जी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है सर। पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी तैयार करवाओ, मैं यही तो कर रहा हूं। आप इससे भी ज़्यादा स्पीड कम चाहते हैं क्या?
ठीक है, और स्पीड कम कर देते हैं। तो मेरी बात को समझ में आया। प्रथम संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि प्रथम संविधान संशोधन सही नहीं है। जिस मामले में चैलेंज किया गया उसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। मेरा प्रश्न यह था कि प्रथम संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया। जरा सुनिएगा। चुनौती के आधार, चुनौती के आधार। नंबर 1, ये जो संसद है वो अंतरिम संसद है, काम चलाऊ संसद है। अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। अंतरिम संशोधन को, अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं। अभी तक तो पार्लियामेंट बनी नहीं थी, उस समय तो काम चलाऊ पार्लियामेंट काम कर रही थी, तो इसलिए आपको संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा। दूसरा आधार बनाया गया कि 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून शामिल कर दिए जाएंगे, और शामिल आपने कर भी लिए हैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। उन कानूनों का न्यायपालिका पुनरावलोकन नहीं कर सकती। अर्थात 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले जाएंगे उन कानूनों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो न्यायपालिका की जो पावर है उस पावर को क्या करता है, कम करता है। इस वजह से इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम संविधान संशोधन एकदम सही है। इंटरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद को भी वे ही पावर प्राप्त हैं जो कि आगे आने वाली संसद को प्राप्त होंगे। जिस तरह से आगे आने वाली संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से इंटरिम पार्लियामेंट को भी वे सारे पावर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस तरह से पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, क्या बात है। डीके जालूरिया जी कह रहे हैं जिया कुड़ी नहीं है, जिया मूडी है। जिया मूडी की किताब 10 जजमेंट विच चेंज्ड इंडिया में इस मामले का जिक्र है। वो जिया कुड़ी नहीं है, जिया मूडी है। जालूरिया जी थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। शंकरी प्रसाद का मामला इतना बड़ा मामला है कि जिया मूडी सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है, उन्होंने एक किताब लिखी है 10 जजमेंट्स विच चेंज्ड इंडिया। मैं लिख देता हूं, विच चेंज्ड इंडिया। 10 मामले जिन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया, भारत को बदल दिया। ये जिया मूडी की किताब है। इस किताब में इस मामले का जिक्र है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मामला है। तो 9वीं अनुसूची मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। 9वीं अनुसूची को हम लोग एक नए सिरे से अलग से क्लास लेकर भी बात कर सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में कौन कौन से कानून कब कब शामिल किए गए। तो एक अलग से भी क्लास 9वीं अनुसूची पर रख सकते हैं अगर आप मुझे कहें तो। अभी तो हमने मोटी मोटी बात कर ली है। अब देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों ने भी कहा है केशवानंद भारती वाला जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 24 अप्रैल 1973 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची की भी समीक्षा की जा सकती है। अर्थात 9वीं अनुसूची में जो कानून है उन्हें भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले कानूनों को चैलेंज किया जा सकता है, पहले वाले कानूनों को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जिया मूडी, तेनाराम जी ने अब एकदम सही लिख दिया है। रिदु कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इस पर आ जाइएगा। प्रतिभा जी प्रश्न पूछ रही है इस अनुसूची से बनाम वाला प्रश्न कैसे आएगा। बनाम वाला प्रश्न आएगा ना, आएगा, इसमें आएगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे है, तो आप जवाब दीजिएगा। इसमें प्रथम संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो इस तरह से आ सकते हैं। या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ लिख देंगे और
इस मामले का संबंध किससे है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भूमि सुधार कानूनों से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो 9वीं अनुसूची है उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, और 10वीं अनुसूची पर बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची, पहली बात तो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे आप कहते हैं, दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्या है 10वीं अनुसूची? आप राजलक्ष्मी जी कह रहे हैं कि सर आप रिटर्न करवाओ। रिटर्न कैसे करवाना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जब क्या इस तरह से बोलूं कि आप ऐसा लिखो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो रिटर्न तो ऐसा होगा ना जैसे मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं कि 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो आपको साथ साथ में लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा। मंजू ने कहा कि 9वीं अनुसूची की पूरी डिटेल की क्लास अलग से लेना। यस, ये काम हो जाएगा, ये काम हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे कि 9वीं अनुसूची को एकदम वापस डिटेल में हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। अब देखिए दोस्तों, चूंकि आप लोगों के प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं प्रश्न, और आपने कहा कि 9वीं अनुसूची के बारे में भी थोड़ा डिटेल में है, और आज का समय तो अपना पूरा हो गया, तो मैं ये काम कर लेता हूँ कि 9वीं अनुसूची को और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं अगली क्लास में। और जो मित्र लोग, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर आप लिखवा भी दीजिए, तो 9वीं अनुसूची लिखवा भी देंगे। 10वीं अनुसूची पर भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत विस्तार से है, और आजकल दल बदल कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन सब को हम लोग नए सिरे से पढ़ लेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास अपनी अनुसूची के संदर्भ में ही रहेगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हम लोग पॉलिटी को नए सिरे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, 1 घंटा और अनुसूची पढ़ लेते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सारी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू मच। अगली क्लासेस का पूरा शेड्यूल आप लोगों को ऐप पर मिल रहा होगा, आप देखते रहिएगा। अगली क्लास भी अपनी शेड्यूल पर ही रहेगी, अनुसूचियों पर ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।